आज मैं आप लोगों को द सॉलिड स्टेट चैप्टर में ठोस अवस्था द सॉलिड स्टेट चैप्टर में संकुल दक्षता द सॉलिड स्टेट संकुल दक्षता टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इसे संकुल गुणांक भी कहा जाता है। संकुल गुणांक भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में पैकिंग PACKING पैकिंग एफिशिएंसी EFFICIENCY पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन FRACTION भी कहा जाता है। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और बिहार बोर्ड में इससे 5 नंबर का यानी कि 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल नेसेसरी है आता है। और ये जनरली इस पर न्यूमेरिकल SCC, BCC, FCC, ECC जो कल के क्लास में समझा रहे थे उसके आधार पर आता है। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन समझते हैं। ये पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी या संकुल दक्षता या संकुल गुणांक है क्या। तो इसका परिभाषा सबसे पहले लिखते हैं। किसी क्रिस्टलीय संरचना में किसी क्रिस्टलीय संरचना में परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन एकांक कोष्ठिका के या एकक कोष्ठिका के आयतन के एकक कोष्ठिका के आयतन के अनुपात को संकुल दक्षता या संकुल गुणांक कहा जाता है। इसे संक्षेप में कैपिटल P कैपिटल E के द्वारा
लिखा जाता है। कैपिटल पी का मतलब पैकिंग, ई का मतलब एफिशिएंसी अर्थात संकुल दक्षता या संकुल क्षमता होता है। तो इसमें इसका परिभाषा इस प्रकार कुछ दे चुके हैं। अब इसका सूत्र पर आते हैं। किसी क्रिस्टलीय संरचना में परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन एकक कोष्ठिका के आयतन अनुपात को संकुल दक्षता या संकुल गुणांक कहा जाता है। इसे संक्षेप में पीई के द्वारा लिखा जाता है या दर्शाया जाता है। अब इसका पीई संकुल दक्षता या संकुल क्षमता का सूत्र क्या होता है अभी बताने जा रहे हैं। अर्थात संकुल दक्षता या संकुल क्षमता बराबर संकुल दक्षता बराबर एकक सेल में उपस्थित एकक सेल में उपस्थित परमाणुओं के द्वारा एकक सेल में उपस्थित परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन बटा एकक सेल का आयतन एकक सेल का आयतन एकक सेल में उपस्थित परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन बटा एकक सेल का आयतन। इसे संक्षेप में पीई लिखते हैं। पीई बराबर अर्थात एकक सेल में उपस्थित परमाणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन एकक सेल यानी कि इकाई के रूप में n मान लेते हैं और आयतन किसी भी गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब आपको बहुत अच्छे से पता है और एकक सेल का आयतन v के रूप में मान लेते हैं। अर्थात यहाँ देखा जाए तो एकक सेल के आयतन के रूप में यहाँ n हो गया और यह आयतन उस किसी ठोस गोले के, जो आपको बहुत अच्छे से पता है किसी ठोस गोला का आयतन क्या होता है, और एकक का आयतन v के रूप में दर्शाया गया है, जो आगे जाके q हो या घन हो उसके अनुसार लेके चलते हैं। तो इसकी व्याख्या एक एक पार्ट बाय पार्ट कर देते हैं कि पीई n 4/3 पाई आर क्यूब और v क्या है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है यहाँ r दिया गया है रेडियस अर्थात त्रिज्या के रूप में। स्मॉल r बराबर किसी संकुल गोले की त्रिज्या v बराबर किसी संकुल गोले की का आयतन स्मॉल n बराबर एकक सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या यहाँ फिर से v बराबर अगर आयतन कहा गया है तो अगर घन आकार की हो
तो V बराबर A गुने A अर्थात V बराबर A क्यूब, परंतु घनाभ आकार का हो तो V बराबर L गुने B गुने H अर्थात लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो ये आपका एक एक पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेनेशन हो गया, खास करके संकुल दक्षता या संकुल क्षमता के फॉर्मूला का। यहाँ संकुल दक्षता संकुल क्षमता की फॉर्मूला इसलिए दिया जाता है कि प्रत्येक क्रिस्टल हो, जैसे एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी के संकुल क्षमताओं का मान ज्ञात किया जा सके। अर्थात संकुल क्षमता का मान पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन v। तो यहाँ पर अगर घन के लिए लगाया जाए तो पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू n इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। अगर यही फॉर्मूला घनाभ के लिए प्रयोग किया जाए तो पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन L इंटू B इंटू H। अर्थात इसमें स्मॉल n एकक परमाणुओं की संख्या, रेडियस आपको बहुत अच्छे से पता है। यहाँ 4/3 एक कांस्टेंट है जो आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि किसी प्रकार के ठोस गोले में आयतन की जब गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो कांस्टेंट के रूप में 4/3 और पाई जुड़ जाता है। पाई भी एक कांस्टेंट है, पाई का एक फिक्स मान होता है जिसे हम लोग 3.14 लेते हैं, या पाई का मान 22/7 भी ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स नहीं है, केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में यहाँ पाई का मान 22/7 लेते हैं, मैथ में कुछ और लेते हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो स्मॉल एन के बारे में थोड़ा सा व्याख्या कर देते हैं। स्मॉल एन में अभी हमने आपको बोला एकक परमाणु की संख्या। एकक परमाणु होता क्या है? अर्थात किसी भी गोले में, जैसे भी लिखे थे एससीसी, तो एससीसी में स्मॉल एन का मान कितना होता है? तो एससीसी में स्मॉल एन का मान 1 होता है, क्योंकि इसके सेंटर से कहीं भी ज्वाइन करेंगे तो इसके प्रत्येक सेंटर या कोना पर एक ही परमाणु स्थित होता है, तो इसका 1 होता है। और बीसीसी में बीसीसी में स्मॉल एन का मान 2 होता है। एफसीसी में स्मॉल एन का मान 4 होता है, और ईसीसी में स्मॉल एन का मान फिर से पुनः 1 होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, और ये वैल्यू आप लोगों को फिर से हम लेके आएंगे और 3D में एनिमेट किया हुआ वीडियो कि एक एक पॉइंट को इससे समझाने के बाद भी क्लियर होगा, तो उससे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इन सभी मान को बारी बारी से उस सूत्र में पुट करके उसके साइड, भुजा और एंगल के रूप में एक एक करके गणना करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को एससीसी की फिर से पूरा व्याख्या करेंगे, अर्थात उसके भुजा का मान, त्रिज्या का मान, कोण का मान, रिलेशन भुजा और त्रिज्या के बीच में, पैकिंग एफिशिएंसी, संकुल दक्षता का मान, उसके कुल कोणों का मान, भुजाओं का मान, कुल फलकों का मान, फलक केंद्रों का मान, विकर्णों का मान, कुल विकर्णों का मान इत्यादि वगैरह वगैरह सारे पॉइंट कल इसमें एक एक को करके देंगे। उसके बाद फिर बीसीसी, फिर एफसीसी, फिर ईसीसी, क्योंकि ये तीनों चारों आपस में, ई तो खैर लास्ट में आता है, लेकिन ये तीनों एक बेसिक ठोस के रूप में जाना जाता है, जो अपनी आकृति को हमेशा अपने साथ लेके चलता है। से फंडामेंटल
हम लोग बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग संजीव सर।